एक बूढ़ा आदमी था जिसका एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी। बहू आई। बहू को ससुर का घर में रहना रास नहीं आ रहा था। बेटा भी कोई मतलब नहीं रखता था। तब पिता ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। आज अदालत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शहर के नामी व्यापारी हितेश के पिताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया। ऐसी क्या वजह हो गई। सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक पिता को अपने ही बेटे पर मुकदमा करने की ज़रूरत पड़ी। जरूर हितेश पिता को सताता होगा, वरना एक पिता अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करता। जैसे तैसे समय बीता जा रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी और तभी जज साहब आए और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ के गूंजने से सब शांत हो गए। केस की बहस शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकील ने अपना अपना पक्ष रखा और हितेश के पिताजी रघुनंदन जी को कटघरे में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। एक सभ्य से पुरुष अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगे। यही कोई 60 या 70 साल के पुरुष थे। वह सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। उनका रंग गोरा और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। तो बाबूजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है। जज ने रघुनंदन जी को देखकर सवाल किया। साहब, मैंने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की है। पत्नी घर संभालती थी, पर मैंने अपना घर भी संभाला, अपने बेटे को भी और अपने कारोबार को भी। मैंने अपने बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि वह तो मेरा फर्ज था। यह तो सब पिता करते हैं। तो मैंने क्या खास किया। रघुनंदन जी बोले। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं लाता। सामने के कटघरे में खड़ा हितेश बोला। बाबूजी, आप अपनी जगह ठीक हैं और आपका बेटा अपनी जगह पर। अब आपने यह मुकदमा क्यों किया है। क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता। क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। जज ने रघुनंदन जी से सवाल किया। क्या एक पिता को घर में रखना और समय से खाना देना काफ़ी होता है। क्या इससे एक पिता का कर्ज अदा हो जाता है। जवाब देने की जगह रघुनंदन जी ने जज से ही सवाल किया। बाबूजी, आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं। जज परेशान होकर बोला। मैं चाहता हूं कि एक पिता के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया है, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। रघुनंदन जी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई रघुनंदन जी को दोषी समझ रहा था। भला कोई बाप अपने बेटी की परवरिश की कीमत मांगता है। कैसा बाप है। यह ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए। अगर यही बात है तो आप मुझे घर पर ही बोल देते। यहाँ कोर्ट में यह सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। बोलिए, कितने का चेक काट दूँ। अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बेटा बोला। मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है, पिता ने कहा। जज साहब, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई, तो भी मैंने इसका खुले दिल से स्वागत किया। यह दूसरे बच्चों के मुकाबले हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था। मैं तो इसका दोस्त भी बना। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। यह अपनी कक्षा में बहुत कमज़ोर था, इसलिए मैं इसे घंटे घंटे भर सिखाता पढ़ाता था। मैं बिना क्रोधित हुए इसकी सारी परेशानियां बार बार दूर करता था। यह काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरी पत्नी गुस्सा करती थी तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर उधर करता था। फिर यह धीरे धीरे बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तब तक मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण मेरा व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर व्यापार को संभाला, साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा।
लोगों ने मुझे यह कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक आदमी के लिए अकेले ज़िंदगी काटने में बहुत मुश्किलें होती हैं, और वह भी एक बच्चे के साथ। कुछ रिश्ते भी आए, पर यह मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरी माँ ला सकता था? यह बोलकर रघुनंदन जी रुक गए। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया, सामान्य किया। बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़र से बचते बचाते हुए घर आकर बेटे के सामने सामान्य बने रहते। यह रात को जल्दी सो जाता, तब मैं चुपचाप आंसू बहाता। कितनी बार खुद को अपने बेटे सहित खत्म करने का विचार आया, पर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता था? इसलिए रोज मरते और अपने बेटे के लिए खुद को जिंदा करते हुए समय गुजारने लगा, इस आस में कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंपकर मैं निश्चिंत होने लगा कि अब पोते पोतियों को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काट लूँगा। पर यह बोलकर रघुनंदन जी ने लंबी सांस ली। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। उन्हें तबेले के पास एक टूटी मिट्टी की कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी गई, जहां घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा था कि बेटा, मुझे यहाँ नहीं तुम्हारे साथ रहना है, तो इसने यही कहा, सौम्या बहू को तुम्हारा घर में रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है तुम्हारे वहाँ रहने से। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं भी तैयार हो गया, पर मैंने इसे कहा कि कम से कम तू ही मेरे पास कुछ पल के लिए आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा? इसने कहा, मैं तुम्हें पाल लूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं? जज साहब, जरा सोचिए, यह सुनकर एक पिता पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया, और अब यह मुझे ऐसा कहता है। यह बोलकर रघुनंदन जी रोने लगे। बाबूजी, आपके बेटे ने जो आपके साथ किया वह गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। मुझे इसे सज़ा दिलानी भी नहीं है बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सज़ा दिला सकता हूँ? रघुनंदन जी बोले, फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज ने पूछा। रघुनंदन जी ने कहा, मुझे अपने बेटे से एक कप चाय चाहिए। जज साहब बहुत असमंजस में थे। जज के साथ साथ हितेश और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गई। सबकी जुबान पर एक बात थी, यह कैसा मुकदमा है जिसमें एक पिता ने अपने बेटे से एक कप चाय मांग रहा है? हाँ जज साहब, मैं चाहता हूँ रोज़ सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय ला कर दे, काम वाली नहीं। रघुनंदन जी नम आँखों से बोले। पर इसमें आपको क्या हासिल होगा? जज साहब आज आश्चर्य से बोले। एक पिता कैसे बताए उसे उसका एक कप चाय से कितना सुकून मिलेगा, जो उसका बेटा उसे लाकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम रोज़ अपने बेटे को तो देख पाऊंगा, वरना तो इसे देखे महीनों गुजर जाते हैं। यह मेरे पास नहीं आता। उस एक कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे पाऊंगा। इसी बहाने उसे छू भी लूँगा। उसी एक कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा यह तो देख लेगा कि मैं अभी जिंदा हूँ या मर गया। रघुनंदन जी ने नम आंखों से कहा। रघुनंदन जी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंख नम हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिंदगी की भाग दौड़ में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज़ हिचकियाँ लेकर रोने की गूंजी। सब के सब उस दिशा में देखने लगे। हितेश कटघरे में बड़े जोर जोर से रो रहा था। रघुनंदन जी एकदम से अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुँचे और उसका सिर सहलाते हुए बोले, क्या ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे वह देने में असमर्थ है? नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं। पर आप मुझसे बदले में बहुत कम मांग रहे हो। अब यह आपका बेटा सिर्फ आपके लिए चाय ही नहीं बनाएगा, आपके साथ बैठकर चाय पिएगा भी।
चाय ही क्या खाना भी खाएगा, क्योंकि अब आप घर के पीछे जानवरों के तबेले की कोठरी में नहीं, हम सबके साथ रहेंगे और हमारे साथ ही खाना खाओगे पियोगे। पिता के कदमों से लिपटकर जोर जोर से रोते हुए बोला, ना मेरे बच्चे रो मत। मैं तो बस तुझे दिखाना चाहता हूँ समय का कुछ पता नहीं। मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहता हूँ कि मुझे मेरे बेटे को देखे कितने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त एक सुकून के साथ मरना चाहता हूँ। रघुनंदन जी बेटे को सीने से लगाते हुए बोले। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियाँ गूंज रही थी। जज साहब को फैसला सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी न जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी। दोस्तों, कामकाज और ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना भी मसरूफ़ ना होइए कि अपने बूढ़े माँ बाप को ही नज़रअंदाज कर दें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक भी कर देना। कहानी देखने और सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।